जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सभी का गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अप्रत्यक्षकर्ता यानी कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के विषय में बताऊंगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डायरेक्ट सब्जेक्ट के बारे में बताया था यानी कि प्रत्यक्षकर्ता। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यानी कि अप्रत्यक्षकर्ता, यानी कि जो हमारे सामने नहीं होता, हमें वो ढूंढना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्षकर्ता। मैंने आपके लास्ट वीडियो में बताया था प्रकार, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के मैंने प्रकार बताए थे यानी कि टाइप्स बताए थे, देयर एंड इच। देयर, ये हमारा देयर जो हमारा होता है वो हमारा 2 टाइप्स का है, और इच हमारा कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का है। देयर यानी कि संख्या के लिए, एंड दूसरा है मात्रा के लिए, ठीक है। काउंटिंग, एंड यहाँ पर हमारा क्या जाता है? आपका लिक्विड यानी कि आपका किलोग्राम वगैरह ये सारे आते हैं ना, मात्राएं जितनी भी है, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब हमारे मात्रा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इच का है हमारा स्थिर अवस्था, कलात्मक ढंग, गुण, ढंग और गुण यानी कि हम इनको क्या कहते हैं? क्वालिटी। और भौगोलिक परिस्थितियाँ जो भी हमारे नेचर के द्वारा होती हैं, प्रकृति के द्वारा हमारी होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ। अब हम लेकर चलते हैं सबसे पहले देयर यानी कि संख्या के लिए। पहला हमारा क्या है? संख्या के लिए देयर यानी कि संख्या के लिए हम देयर का यूज़ क्या करते हैं, इसको हम पहले समझते हैं। संख्या एक हो या अनेक, यानी कि काउंट जो हम करते हैं, गिनतियाँ जो हमारी होती हैं, काउंट करते हैं ना हम गिनतियाँ, तो वो हमारी एक हो या अनेक हो, वहाँ देयर का प्रयोग होता है। अब देखिए इसका उदाहरण हम लेते हैं। देयर वॉज अ किंग, वॉज अ किंग, हम आपने देखा होगा हम ऐसे लिखते हैं ना, निबंध लिखते हैं, या हम गद्य के अंतर्गत जो भी हम लिखते हैं तो उसमें देयर से बनाते हैं। आपने ये तो बनाया कि हाँ ये वाले देयर से बनते हैं, पर क्यों बनते हैं? क्योंकि ये वाले हमारे अप्रत्यक्षकर्ता हैं। यानी कि एक, यानी कि संख्या आ गई यहाँ पे, और संख्या के साथ में हम काउंटिंग के साथ में हम क्या करेंगे? हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ क्रो। अब क्रो यानी कि कौआ, कौआ क्या है? एक, आ लग गया यानी कि एक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर देयर का प्रयोग हुआ है। देयर के साथ एक वचन होगा तो हम इज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन में हम आर का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन बात है, आप सभी को पता होगी ये बात तो, कि देयर वॉज अ किंग यानी कि यहाँ, और देयर वॉज अ क्रो यानी देयर के साथ हम हमेशा यहाँ पे वॉज लगाया है ना, तो इसी टाइप से आप ध्यान दीजिएगा। देयर के साथ एक वचन होगा वहाँ इज का, और बहुवचन में आर का प्रयोग करते हैं। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट है हमारा देयर यानी कि मात्रा के लिए। चाहे मात्रा कम हो या अधिक, ध्यान दीजिएगा सभी बहन भाइयों, आप ध्यान दीजिएगा। और अगर समझ में कुछ भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया मैम, दीदी, जो भी आप मुझे जिस भी नाम से संबोधित करना चाहें वो ही इज्जत के साथ मुझे पसंद आएगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि इसका हमें बताइए, हमें इस बात को क्लियर कर दीजिए। चाहे मात्रा कम हो या अधिक, हमेशा क्रिया, क्रिया यानी कि वर्ब, वर्ब आप सभी जानते हैं ना, खाना पीना सोना जगना, ये सारी हमारे वर्ब जो है एक वचन में आएगी। एक वचन यानी कि सिंगुलर है ना, आएगी। अब हम लेते हैं इसके एग्जाम्पल। देयर इज 1 लीटर मिल्क इन दिस जग, देयर इज 1 लीटर, 1 यानी 1 का मतलब क्या होता है? एक, है ना। तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? इज, क्योंकि एक वचन मात्रा, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, हम वहाँ पर क्या करेंगे?
इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज 1 लीटर मिल्क इन दिस मिल्क, तो 1 इज का प्रयोग। देयर इज 100, अब देखो यहाँ पे बहुवचन, चाहे मात्रा एक हो या अधिक हो। अब 100 यानी कि 100, एक और यहाँ पे 100, अधिक कम हो या अधिक हो। देयर इज 100 लीटर मिल्क इन दिस जग। विशेष क्या है इसका? मात्रा। मात्रा क्या होती है? जैसे नापतोल है, द्रव यानी कि लिक्विड, है ना, और दूरी, दूरी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस, है ना, सबने पढ़ा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो लिक्विड हो या डिस्टेंस हो, हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर इसको देयर से मात्रा को काउंट करते हैं। एग्जाम्पल अब हम लेते हैं, देयर इज 60 किलोमीटर। 60 आ गया ना, इज का प्रयोग हो गया, चाहे मात्रा कितनी भी अधिक क्यों ना हो। फॉर अवे डिस्टेंस यानी कि दूरी है, फ्रॉम आगरा टू मथुरा। आगरा टू मथुरा यानी कि यहाँ पर आप देखो इतना डिस्टेंस है, पर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो भी हमने इज का प्रयोग किया है। सेकंड है हमारा एग्जाम्पल, देयर इज 100 किलोग्राम। किलोग्राम राइस मतलब चावल, इज हैं कितने हैं? 100 किलोग्राम हैं। तो अब 100 हो गया या 60 हो गया या 1 हो गया, हमने इज का ही प्रयोग किया है। यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है हमारा इट का प्रयोग। इट हमारा स्थिर अवस्था, हमारा सेकंड था ना इट का प्रयोग। तो इट में हमारा पहला पॉइंट क्या था? हमारा स्थिर अवस्था। स्थिर अवस्था का हम एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ पेन। इट इज अ पेन, स्थिर अवस्था हो गई। हम इसको क्या करेंगे? अ पेन, एक पेन है, इसका प्रयोग हो गया। और ये हमारी कौन सा कर्ता हो गया? ये हमारा हो गया इट वाला, यानी कि स्थिर अवस्था वाला। अप्रत्यक्ष कर्ता के अंतर्गत हमारा ये इट अवस्था वाला हो गया। इट इज अ पेन, ठीक है। सेकेंड हमारा आ जाता है कलात्मक ढंग या गुण, यानी कि क्वालिटी, ठीक है। इट और क्वालिटी हमारी कैसी हो सकती है? गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। भाई हमारे अंदर एक अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। क्वालिटी तो हमारी दो प्रकार से हो सकती है ना, अच्छे भी गुण होते हैं, बुरे भी गुण होते हैं। तो अब हम पहला हमारा है अच्छा गुण। अच्छा गुण, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। इट इज का प्रयोग है वेरी इजी, बहुत आसान है। टू लर्न, लर्न का मतलब याद करना यानी कि सीखना। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश को सीखना बहुत आसान है। तो यह सीखना क्या है? गुड क्वालिटी है। किसी चीज़ को सीखना, करना, ये सब हमारी किस में आ जाती हैं? गुड क्वालिटी में, यानी कि अच्छाई में। सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पर आपका बुरा गुण, यानी कि बैड हैबिट, यानी कि गुड की जगह आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैड क्वालिटी। इट इज सिन टू टेल अ लाई। इट इज सिन, सिन का मतलब पाप, टू टेल अ लाई, लाई मतलब झूठ। तो झूठ बोलना क्या है? पाप है। तो ये क्या हो गई? बैड क्वालिटी हो गई, है ना, कि पाप हो गया। यानी कि वो क्वालिटी कैसी है? झूठ बोलना क्या है? गलत बात होती है ना, तो हमारी ये क्या हो गई? बैड क्वालिटी हो गई। तो ये हो गया एक अच्छाई का गुण, ये हो गया एक बुराई का गुण, ये हो गया हमारा कलात्मक ढंग या कलात्मक गुण। अब हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है इट, यानी कि भौगोलिक परिस्थितियां जो हमें नेचर से प्राप्त होती हैं। अब देखो नेचर से कैसे क्या हो सकता है। पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। इट वॉज डार्क नाइट, डार्क होना यानी कि अंधेरी रात होना। तो अंधेरा, अंधेरा क्या है? उसकी विशेषता, क्वालिटी को बता रहा है। किसकी क्वालिटी बता रहा है? नाइट, यानी कि रात की क्वालिटी क्या है? कि वो बहुत अंधेरी है, थी, वॉज, है ना। तो यहाँ पे डार्क क्या है? डार्क यहाँ पे हो गया उसकी क्वालिटी, विशेषता बताना,
पर भौगोलिक परिस्थिति है। दिन रात का होना ये क्या है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वर्षा होना, दिन रात का होना, जून में गर्मी पड़ना, जनवरी में मौसम कैसा होना, ये सब हमारी क्या है। मई के बाद आपका जून आ गया, जून के बाद जुलाई आ गया, है ना, जनवरी फरवरी में ठंड आ गई। ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारी कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, भौगोलिक परिस्थितियों में हमारी जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करती हैं। तो ये क्या हो, अब सेकंड हमारा क्या आ जाता है, इट इज़ रेनिंग। अब वर्षा हो रही है, ये प्रकृति है भाई, वर्षा हो सकती है, क्यों हो रही है, क्या हो रही है, फिर तो हम साइंस को लेके चलेंगे तो फिर लंबा बहुत सारा लेक्चर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ओहो मैम आप तो इंग्लिश पढ़ा रही, इंग्लिश में साइंस लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ें हम साइंस वाले टॉपिक में आपको क्लियर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इंग्लिश का लेके चलते हैं। साइंस क्लास को आप आराम से वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट आ गया हमारा, इट इज़ रेनिंग, ये भी हमारी भौगोलिक परिस्थिति हो गई। थर्ड हमारा आ जाता है पॉइंट, इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, मैंने आपको बताया था ना। अब जनवरी आ गई, फरवरी आ गई, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, हमारे भौगोलिक कंडीशन के तहत ही तो हो रहा है सारा। अब फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ ब्लोइंग द स्ट्रोम। स्ट्रोम कहते हैं तूफान को, आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान, ब्लोइंग मतलब बहना चलना, तूफान का, हवा का चलना, तो वहाँ पे ब्लोइंग, ब्लो शब्द आ जाता है, यानी कि चलने के लिए, हवा के लिए, बहने के लिए, चलने के लिए, ये सारा क्या है, ये हमारा ब्लो से, यानी कि तूफान का आना। अब स्ट्रोम, ये तूफान आना, ये भी तो अर्थक्वेक का आना, ये सब क्या है, ये भौगोलिक कंडीशन ही तो है हमारी। तो ये हमारे किससे बनेंगे, ये हमारे इट से बन जाते हैं। और इसी के माध्यम से हमने इट का प्रयोग देख लिया, देयर का प्रयोग देख लिया, इस आर एम का हमें पता चल गया, आर का पता चल गया। और इनसे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनसे हम, मेरे प्यारे बहन भाइयों, इनसे हम निबंध यानी कि ऐसे लिख सकते हैं इजी तरीके से। हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ हमें पता है भौगोलिक परिस्थितियाँ आ जाएं तो वहाँ हम इट का प्रयोग करके, और एक वचन में हमें क्या करना है, इज का, आर का प्रयोग है, वॉज का प्रयोग है, अगर बहुवचन है तो आर का प्रयोग हो जाएगा, एक वचन में इज, वॉज, बहुवचन में आर, है ना, और वर, ये सारे प्रयोग हो जाएंगे। गुण, क्वालिटी आ जाती है, अच्छा गुण, बुरा गुण, तो वहाँ पे भी हमें पता है कि हमें क्या करना है, इट से प्रयोग हो जाएगा। कलात्मक ढंग है तो स्थिर अवस्था में भी इट इज पेन, कॉपी, है ना, पुस्तक, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, स्थिर अवस्था के आ जाते हैं। क्वांटिटी है तो हम क्वांटिटी को लेके चलते हैं। और अगर हमारा कोई संख्या है तो हम संख्या के हिसाब से चल देते हैं। अब जैसे हमें स्कूल के ऊपर ऐसे लिखना है तो देयर वॉज अ प्रिंसिपल रूम, है ना, देयर से बन गए ना ये सारे, क्योंकि प्रिंसिपल रूम क्या है, एक ही तो है ना। तो देयर इज अ प्रिंसिपल रूम, देयर इज अ लाइब्रेरी, है ना। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, तो ये सारे आ जाते हैं, ये सब हमारे देयर से हो जाएंगे, इट से हो जाएंगे। तो जो ऐसे है इंग्लिश में, हिंदी में भी अगर हम समझें तो हिंदी में मैंने आपको निबंध लिखने के तरीके बताए थे। आप यहाँ यूट्यूब पे जाकर प्ले स्टोर में देखेंगे तो वहाँ पे आपको निबंध लिखने के हिंदी में तरीके बताए हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर मैंने आपको एक कॉमन बात बता दी, हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको ऐसे लिखने के भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अब हम चलते हैं, ये इतना हमें समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल। तो हमारे आर्टिकल क्या होते हैं, ए है, एन है, ए एन, द, दी और दी। देखो दी और दी में अंतर है, यहाँ छोटी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ दी और यहाँ दी, और दाव, दाव। अब दी, ए एन, दी, दाव, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। पर हम इससे पहले क्या हम देखते हैं, इससे पहले जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इन आर्टिकल का प्रयोग मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमें वाक्यों को सही क्रम में कैसे लिखना है वो हम सीख रहे हैं ना। तो जब ये आर्टिकल सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कौन से आर्टिकल, ए एन, दी, दाव,
ये आर्टिकल जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले प्रयोग किए जाते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, ये डिटर्मिनर्स यानी कि विधेय कहलाते हैं। यही वाले आर्टिकल जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले अगर हम प्रयोग करेंगे तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। परंतु अब यहाँ पे देखो परंतु लग गया है, परंतु जब ये वाले ही आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म से पहले प्रयोग हो जाएंगे। अगर सब्जेक्ट से पहले प्रयोग हो जाएंगे तो वो हो गए डिटर्मिनर्स, परंतु जब वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ता, यहाँ पे कर्ता है, यहाँ कर्म, जब वो ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म से पहले प्रयोग किए जाएंगे तब वो प्रेडिकेट कहलाएंगे, बदल जाते हैं। यहाँ पे वो डिटर्मिनर्स हो जाएंगे, यहाँ पे वो प्रेडिकेट कहलाएंगे। सब्जेक्ट से पहले अगर प्रयोग हो गए तो डिटर्मिनर्स, और अगर ऑब्जेक्ट से पहले प्रयोग हो गए तो वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। अर्थात जहाँ से वर्ब यानी कि क्रिया आप सबको पता है, क्रिया का मतलब क्या है, काम करना, खाना पीना, भागना, दौड़ना, चलना, ये सब रोना, ये सब क्या है, चिल्लाना, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो जहाँ से वर्ब यानी कि क्रिया शुरू होती है उसी जगह से, वहीं से वाक्य, पूरा वाक्य क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है, यानी कि वहाँ से वाक्य प्रेडिकेट शुरू होता है। कहने का मतलब ये, वहाँ से वो पूरा वाक्य क्या हो जाता है, जहाँ से वर्ब शुरू हो जाएगी वहाँ से वो पूरा वाक्य प्रेडिकेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब रीड्स क्या है, हमारा वर्ब है, यानी कि क्रिया, वो पढ़ रहे हैं, यानी कि क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, वो पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा रीड से लेकर ये पूरा वाक्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब हम पूरा लेते हैं कि भाई डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। अब हम इसको एक वाक्य से, पूरे वाक्य से समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, दिस ब्यूटीफुल वुमेन इज इन द रूम। दिस ब्यूटीफुल वुमेन इन द रूम वॉज इंटेलिजेंट। एक पूरा मैंने सेंटेंस आपको दिया, क्या दिया, दिस ब्यूटीफुल वुमेन इन द रूम वॉज इंटेलिजेंट। अब देखो वॉज, ये क्या हो गया, वॉज ये वर्ब में आ गया, वॉज क्या हो गया, वर्ब में आ गया। इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से मतलब होता है हमारे एक्स्ट्रा वर्ड, हमारे एक्स्ट्रा जो वर्ड आ जाते हैं वो हमारे कॉम्प्लीमेंट में हो जाते हैं। तो वॉज हमारा यहाँ से वर्ब शुरू हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉज इंटेलिजेंट, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें हमारा शुरू से देखते हैं, दिस हमारा क्या हो गया, ये डिटर्मिनर्स हो गया। क्यों कि ये शुरू में आया है और ये हमारा किससे पहले आया है, कर्ता से पहले आया है। अब हमारा आ जाता है ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर। अब कोई लड़की सुंदर है, कोई स्त्री सुंदर है, तो वो उसका क्या है, गुण है, उसकी विशेषता है ना, उसकी क्वालिटी है। तो ये क्या हो गए, जो विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहते हैं ना उनको, विशेषता बताने वाले विशेषण, है ना। तो इनको एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेषण। यानी कि इनकी क्वालिटी, उस वुमेन की क्वालिटी क्या है कि वो सुंदर है। अब क्वालिटी, विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। इन द रूम, अब उसकी वो वुमेन खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, पर वो इंटेलिजेंट कहाँ पर है, इन द रूम, रूम के अंदर है। यानी कि सुंदरता के साथ साथ वो कहाँ
है, एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव फ्रेज क्या हो गया इसमें, विशेषण की विशेष बता रहे हैं कि वो इन द रूम, रूम के अंदर है, यानी कि एक्स्ट्रा गुण क्या है उसका, वो रूम के अंदर है। वो सुंदर तो है, ये तो उस वुमैन की विशेषता हो गई, पर इंटेलिजेंट इसकी प्रेडिकेट की जो विशेषता दे रहे हैं, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा, ये ईटीसी वर्ड है और ईटीसी वर्ड में एक्स्ट्रा क्वालिटी जो आ रही है हमारी, कहते हैं ना कि ये बच्चा सुंदर तो है पर इसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी ये है, सुंदरता के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा गुड नेचर का है ना, ब्यूटीफुल, यानी कि वो सुंदर है, और उसका क्या है कि वो सॉफ्ट एंड चार्मिंग है, यानी कि बहुत अच्छा है। तो ये सब क्या है हमारा, उसकी एक्स्ट्रा क्वालिटी, वो जैसे कि उसके वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, ये सब क्या है उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें, वो रूम के अंदर है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज यानी कि विशेष। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ बना रहे, हमारा आपका प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, आप ऊंचाइयों को छुएं, जिससे आपके सहारे मैं भी ऊंचाइयों तक जा सकूं। आप बढ़ेंगे तो हम अपने आप बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।